प्लीज मुझे मत मारो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और एक मासूम बच्चे की चीख घर की चारदीवारी में दबी रह जाती है। ये खबर अखबारों की सुर्खियों में छप जाती है। प्रिंटिंग प्रेस मशीन बंद हो जाती है। रात के 3 बजते हैं, तभी पार्टनर छुट्टी के लिए कॉल करता है। छुट्टी का टाइम हो गया शिंदे, क्या सारी रात यहीं पर मगजमारी करेगा? जा घर जा, घर में बीवी बच्चे राह देख रहे होंगे। शिंदे साथी की आवाज सुनकर हंस देता है और पेपर की डिलीवरी के लिए पैकिंग करने में लग जाता है। ये लड़के लोग का काम है रे शिंदे, तू अभी नया नया मुंबई में आया है न, शुरू से इतनी चमचगिरी नहीं करने का। जो जिसका काम है उसको करने दे, अपन को अपना काम करने का और निकलने का। और यही बोलते बोलते शिंदे अपने साथी दोस्त के साथ प्रेस से बाहर निकल जाता है। शिंदे अभी मुंबई में नया नया है और आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। 3 बच्चे हैं। बेचारे के बड़ी बेटी का नाम मुनिया है जो कि 14 साल की है। बाकी 2 लड़के हैं, एक 12 साल का सुदीप, एक 3 साल का छोटू। पैसों की कमी के चलते शिंदे अपने परिवार के लिए बोरीवली में फ्लैट नहीं ले पाया था और उसे दहेसर के स्लम एरिया में एक घर किराए से कम दाम में मिल गया था। सब कहते थे उसमें भूत है, मगर शिंदे पढ़ा लिखा था, उसे भूत प्रेत में विश्वास नहीं था। घर बड़ा नहीं था, बस 2 कमरे थे, उसी में खाना पीना रहना सोना सब हो जाता था। कुल मिलाकर एक परिवार के रहने के लिए पर्याप्त था। बस प्रॉब्लम एक थी, वही कि बरसात के दिनों में घर की छत से पानी टपकता था। शिंदे और शिंदे की पत्नी के लिए बेहद समस्या थी, जिसके चलते कई रात दोनों का जागकर काटनी पड़ती थी। लेकिन बच्चों के लिए छत से पानी का टपकना मनोरंजन का पर्याय बन चुका था। जहां भी पानी टपकता बच्चे फौरन पतीला लेकर भरने के लिए पहुंच जाते। किसी तरह दिन काट रहे थे। एक दिन बच्चे घर में अकेले थे। अचानक गैस चूल्हा अपने आप जलने लग जाता है। मुनिया डर जाती है, मगर सुदीप को मजा आता है। वो छोटू के साथ बैठकर हंसने लगता है। तभी शिंदे की पत्नी बाजार से आ जाती है। वो गैस चूल्हा जलता हुआ देखकर मुनिया को डांट लगाती है और कहती है, तू तो बड़ी है न, गैस चालू करके बैठी है, देखती नहीं है घर का खर्चा कितनी मुश्किल से चलता है। आई मैंने कुछ नहीं किया, गैस अपने आप चालू हो गई थी। तभी शिंदे की पत्नी एक झापड़ मुनिया के गाल में जड़ देती है और कहती है, एक तो गलती करती है, ऊपर से बहस भी करती है। मार पड़ते ही मुनिया चुपचाप सिसक सिसक कर रोने लगती है और एक कोने में दुबक जाती है। इसके बाद शिंदे की पत्नी दूसरे कमरे में काम में लग जाती है। तभी बाजू वाले कमरे से सुदीप के हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो आकर देखती है, मगर ये क्या, गैस फिर जलने लगती है। मुनिया कोने में बैठी अभी भी रो रही थी। सुदीप छोटू को खिलाता हुआ हंस रहा है। शिंदे की पत्नी दौड़कर गैस चूल्हे की बटन बंद करती है और मुनिया को कहती है, तुझे शर्म नहीं आती? इतनी पिटाई के बाद भी तूने गैस चालू कर दी। दीदी ने कुछ नहीं किया है, चूल्हा रोज अपने आप जलता है और हमें मजा आती है। बच्चों की बात सुनकर शिंदे की पत्नी हैरान रह जाती है। इस घटना का जिक्र वो अपने पति से करती है और कहती है, सुनो जी, मुझे लगता है कि हमारे घर में एक भूत है। कोई भूत वूत नहीं है, सब मन का वहम है। इतना कह के बत्तियां बुझाकर सबको सुला देता है। अभी शिंदे की आंख भी ढंग से लगी न थी। उसे ऐसा लगता है कोई शख्स उसके बाजू के लेटा हुआ है। वो पीछे की तरफ देखता है, मगर कोई नहीं दिखता है। वो एक बार सीधा लेट जाता है। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसकी गर्दन दबा रहा है। वो उठकर बैठ जाता है। बच्चे और पत्नी को सही सलामत देखकर शिंदे चैन की सांस लेता है। मटके से पानी निकाल कर पीता है। तभी बाजू वाले कमरे से बर्तनों के खड़खड़ाने की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई खाना बना रहा हो। वो दौड़कर लाइट ऑन करता है। जूठे बर्तन पर चूहों ने धमाचौकड़ी मचा रखी थी। शिंदे को देखकर वो खुद ब खुद भाग जाते हैं। लाइट्स ऑफ करके शिंदे आकर वापस सो जाता है। शाम का वक्त है। बच्चे खेलकर घर आ चुके हैं। शिंदे की पत्नी घर का काम करने में लगी है। शिंदे को प्रेस जाने की जल्दी है। वो अपना टिफिन लेकर साइकिल से प्रेस की तरफ निकल जाता है। दीवार से चिपक कर सुदीप किसी से बातें कर रहा है। पास बैठी मुनिया पढ़ाई में इतनी मसरूफ है कि उसे कुछ पता ही नहीं चलता है। अचानक सुदीप तेज तेज से बातें करने लगता है और फिर अचानक ही दहाड़ मार मार कर रोने लगता है। सुदीप के रोने की आवाज सुनकर शिंदे की पत्नी रूम में आती है और मुनिया को डांट लगाती हुई कहती है, मुनिया तूने क्यों मारा इसे? और सुदीप, जब नहीं पटती है तेरी दीदी के साथ तो अलग अलग काहे नहीं बैठते हो? और मुनिया की चुटिया पकड़कर घसीटती हुई अपने कमरे में ले जाती है। मुनिया कहती है, आई मैंने नहीं मारा इसे। अंदर के कमरे में जाती है। गैस चूल्हा जलने लगता है। वो लपक कर गैस बंद करती है।
तभी दूसरे कमरे से और एक बार सुदीप के रोने की आवाज आती है। वो फिर दूसरे कमरे में जाती है। सुदीप के गाल पर पड़े पंजे के निशान को देखकर वो दंग रह जाती है और चीखती हुई अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर भागती है और कहती है, आ गई डायन मेरे बेटे को, भूत है इस घर में, मुझे एक पल नहीं रहना इस घर में। और रात बच्चों के साथ घर के बाहर ही गुजार देती है। सुबह जब शिंदे घर आता है और बीवी बच्चों को घर के बाहर बैठा हुआ देखता है तो हैरान रह जाता है। घटना को जानने के बाद उन्हें समझा बुझा कर घर के अंदर ले जाता है। रात के 10 बज चुके हैं। शिंदे अपना टिफिन लेकर प्रेस जा चुका है। शिंदे की पत्नी बच्चों के साथ आराम कर रही है। तकरीबन रात के 12 बजे सुदीप की आंख खुलती है। वह मां को बाजू में न पाकर हैरान रह जाता है। तभी उसकी नजर दीवार पर बने रैक पर पड़ती है जहां शिंदे की पत्नी लेटी नजर आती है। मां को इतनी ऊंचाई पर लेटा देखकर सुदीप हैरानी में पड़ जाता है। इतनी ऊंचाई पर बिना सीढ़ी के जाकर लेट पाना नामुमकिन है। सुदीप की आवाज सुनकर मुनिया डर जाती है। वो भी मां को रैक में लेटा देखकर हैरान रह जाती है और डर के मारे छोटू और सुदीप को साथ लेकर घर के बाहर भाग जाती है। आज बच्चों की रात बाहर गुजरने वाली थी। तभी पड़ोस के अंकल की नजर घर के बाहर बैठे बच्चों पर पड़ती है। वो बच्चों को घर के अंदर लेकर जाते हैं। शिंदे की पत्नी नीचे बिस्तर पर सो रही थी। मां को बिस्तर पर लेटा देखकर बच्चों की जान में जान आती है। वो एक बार फिर मां के बाजू में जाकर सो जाते हैं और जब सुबह शिंदे से बच्चों की मुलाकात होती है तब सब बारी बारी से बताते हैं, बापू कल रात आई रैक पर सोई थी। शिंदे बच्चों की बात सुनकर हंस देता है और कहता है, तेरी माँ बंदरिया है, वो कहीं भी चढ़ सकती है। सुदीप हंसता हुआ कहता है, सच्ची बापू? शिंदे कहता है, हाँ पगले क्यों नहीं। शाम का वक्त, प्रेस की आज छुट्टी है, इसलिए शिंदे भी आज अपने परिवार के साथ खाना खाने बैठता है। थोड़ी देर में शिंदे की पत्नी खाना परोसना शुरू करती है, लेकिन साथ ही जितने बर्तन खाली होते हैं सब एक एक करके पहले पतीला, फिर कुकर, फिर कढ़ाई, फिर तवा, सब हवा में उड़ने लगते हैं। बर्तनों को हवा में उड़ता हुआ देख शिंदे भी डर जाता है। तभी अंदर के कमरे से किसी औरत के चीखने की भयानक आवाजें आने लगती हैं। शिंदे बीवी बच्चों समेत घर से बाहर निकल जाता है और अपने पड़ोसियों को घटना से अवगत करवाता है और मदद की गुहार लगाता है। एक पड़ोसी बताता है, शिंदे साहब, आप इस मकान में रह रहे हो ना? ये मकान भूता है, इसलिए ये तुम्हें इतने कम दाम में मिल गया। हम लोग बहुत पहले से हैं मोहल्ले में, 10 साल से मकान खाली था। इसके पहले भी जितने लोग आए ना, सबके सब मर गए या तो पागल होकर के भाग गए। तुम पर देवा की कृपा है जो तुम अभी तक जिंदा हो। तो अब क्या करूं मैं? मेरी नासिक के एक बड़े तांत्रिक से जान पहचान है। अपने प्रेस का जो मालिक है न तावड़े, वो भी उसी का चेला है। और मसान बाबा की कृपा के बिना प्रिंटिंग प्रेस तो क्या, एक अखबार नहीं बिकेगा मुंबई में। शिंदे भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता है, मगर हाल ही में हुई अप्रिय घटनाओं ने उसकी अंतरात्मा को झकझोर के रख दिया है और न चाहकर भी उसे मसान बाबा के पास जाना पड़ जाता है। दूसरे ही दिन शिंदे अपने मित्र के साथ नासिक के लिए रवाना हो जाता है और मसान बाबा को अपनी परेशानी से अवगत करवाता है। और दूसरे ही दिन बाबा अपने चेलों के साथ मुंबई के लिए रवाना हो जाता है और शिंदे के घर में डेरा डाल देता है और तंत्र साधना में लग जाता है। रात का वक्त आता है। काफी मशक्कत के बाद मसान बाबा भूतों को वश में करता है और शिंदे और उसकी पत्नी को घर के अंदर बुलवाता है और वश में किए भूतों से बात करता है। एक चुड़ैल बोलती है, मुझे जिंदा जला दिया गया था इस घर में, मेरा कोई कसूर नहीं था। मेरे सास ससुर दहेज की मांग कर रहे थे मेरे माँ बाप से। मेरे परिवार वालों के पास इतने पैसे नहीं थे कि और दहेज दे सके, जिसके चलते मेरे सास ससुर और पति ने मुझ पर घास लेप डालकर आग लगा दी और मैं मर गई। एक भूत बोलता है, मुझे मजबूर किया था मेरे बॉस ने मरने के लिए। उसके मेरी पत्नी के साथ नाजायज संबंध थे। वो रौबदार था, पैसे की वजह से पत्नी भी मुझसे बेवफाई कर रही थी। मैं मजबूर था, क्या करता, मुझे मरना पड़ गया। इन भूतों में एक बच्ची भी थी जिसे उसकी लड़की होने की वजह से मार डाला गया था। सभी की कहानियां दर्द भरी थी। सभी भूतों की दास्तान सुनने के बाद मसान बाबा कहते हैं, तुम सबको इस घर से जाना पड़ेगा, खाली कर दो तुम सबके सब इस घर को। सभी भूत करने हंसते हैं, फिर बिना कोई जवाब दिए वहाँ से भाग जाते हैं। मसान बाबा कहते हैं, शिंदे तुम परेशान मत हो, अगली पूर्णमासी की रात मैं इन सब की स्थायी व्यवस्था कर दूंगा, क्योंकि पूर्णमासी की रात भूत प्रेत सब अपने शबाब में रहते हैं और तांत्रिक शक्तियाँ भी ताकतवर रहती है, जिससे भूत प्रेत को वश में करना भी आसान हो जाता है। इतना कहकर मसान बाबा वापस नासिक के लिए रवाना हो जाता है।
मसान बाबा के जान के बाद शिंदे की वही पुरानी दिनचर्या शुरू हो जाती है। रात का वक्त है, तकरीबन 3 बज चुके हैं। शिंदे अपने साइकिल से घर की तरफ लौट रहा था। अभी उसने दहेसर चेक नाका क्रॉस ही किया था कि पीछे से एक महिला की आवाज सुनाई देती है और स्ट्रीट लाइट्स जलने बुझने लगती हैं और वो शिंदे से पूछती है, खैनी है तेरे पास? शिंदे कुछ नहीं बोलता है और साइकिल की रफ्तार तेज कर आगे बढ़ जाता है। दूसरी रात भी शिंदे प्रेस से लौट रहा था, तब ठीक उसी जगह वही बूढ़ी औरत फिर से मिलती है। वो आज फिर शिंदे से खैनी मांगती है। आज फिर शिंदे अपनी साइकिल की रफ्तार तेज कर देता है और वहां से चला जाता है। उसे लगता है कोई पागल बुढ़िया है जो कि हर आने जाने वाले से खैनी मांगती फिरती है। इसी तरह रोज का क्रम बन जाता है। दिन बुझने लगते हैं और आखिर पूर्णमासी की रात भी आ जाती है। मसान बाबा आज पूरे साज सामान के साथ शिंदे के घर पहुंच जाते हैं। घर को चारों तरफ से मंत्रोच्चारण द्वारा शुद्ध किए गए चांदी के तार से बांध दिया जाता है और देर रात के यज्ञ अनुष्ठान के बाद मसान बाबा भूतों को वश में करके वही दफना देते हैं और शिंदे को कहते हैं, अब भूतों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इन्हीं मंत्रों की शक्ति से बांध दिया है, अब आप आराम से इस घर में रह सकते हो। शिंदे मसान बाबा के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। मसान बाबा उसे उठाते हैं और मुस्कुराते हुए वहां से चले जाते हैं। दूसरे दिन शिंदे आराम से ऑफिस जाता है और अपना काम खत्म करके जब रात के 3 बजे वापस लौट रहा होता है, तब वही दहेसर चेक नाका के पास एक बुढ़िया जर्जर हालत में मिलती है। शिंदे समझ जाता है ये फिर खैनी मांगेगी। बुढ़िया फिर खैनी मांगती है। शिंदे कुछ जवाब नहीं देता है और साइकिल की रफ्तार तेज कर देता है। तभी अचानक से बुढ़िया साइकिल के बाजू में आ जाती है। वो हवा में उड़ रही होती है। उसके पाँव के पंजे पीछे की तरफ मुड़े होते हैं। शिंदे डर जाता है। बुढ़िया एक ही झटके में शिंदे को साइकिल समेत उठाकर दूर फेंक देती है। शिंदे की साइकिल आसमान में 20 फीट तक उछल जाती है। बुढ़िया भारी आवाज में शिंदे से कहती है, मुझे मेरे घर से निकालेगा तू? तेरे बाप का घर नहीं है, कोई मेरे होते हुए मेरे घर पर कब्जा नहीं कर सकता, मालकिन हूँ मैं। और इतना कहकर काले धुएं के साथ आसमां में गायब हो जाती है। शिंदे हड़बड़ाहट में साइकिल उठाता है और सीधा घर की तरफ प्रस्थान कर जाता है और घर पहुँचते ही बीवी को कहता है, सामान बांध, मुझे अब एक पल नहीं रहना इस घर में। और अपना सामान बांध कर रात में ही घर खाली कर देता है और वही प्रेस के पास बोरीवली में शिफ्ट हो जाता है। बाद में लोगों से पता चलता है जिस घर में शिंदे अपने परिवार के साथ रहता था वो घर मिस्टर मखीजा का बंगलो हुआ करता था। मिस्टर और मिसेज मखीजा की मौत के बाद से लगभग 20 साल से खाली पड़ा था और धीरे धीरे स्लम एरिया से घिरता चला गया। भूतिया होने के कारण कोई किराए से नहीं लेता था, जो लेता था वो या तो आत्महत्या कर लेता था या फिर भूत के डर से पागल हो जाता था। बहुत पहले उस घर में एक नवविवाहित युवती को दहेज के लालच में सास ससुर और पति के द्वारा मिट्टी तेल डालकर जिंदा जला दिया गया था। इसके बाद बोरीवली से छपने वाले न्यूज़पेपर में उसे आत्महत्या का रूप देकर छापा गया था, क्योंकि प्रेस का मालिक नवविवाहिता के ससुर का दोस्त था और खबर को गलत छापने के लिए पैसे खा लिया था। कहते उस घटना के बाद घर बहुत दिनों तक बंद था और जब खुला तो उसमें एक स्ट्रगलर रहने आया जो कि कुछ दिनों में हाई पागल हो गया था और उसी घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था। इसके बाद जो भी रहने आया भी या तो खुद मर गए या तो मार दिए गए। अगर आपको कहानी पसंद आई होगी तो ऐसी ही और कहानियों की अपडेट के लिए और मेरा हौसला बढ़ोतरी के लिए प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।